Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn with Consistency. My name is आंचल जैन। जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ टाइम से मैं अपने चैनल के थ्रू कॉमर्स के PYQs डिस्कस कर रही हूँ। हर पार्ट में मैं 15 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले 1 to 5 पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उन वीडियोस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गाइज। PYQs, जैसा आपको पता है कि PYQs हमारी प्रिपरेशन में कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हैं तो उससे पहले जो भी उसका पार्ट है वो आप जरूर देखा करें, तभी आपको आगे वाली वीडियोस समझ में आएंगी, ठीक है। तो आइए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स। कि हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। देखो, हमें पहले भी किसी भी क्वेश्चन को हमें पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक अगर हम कुछ एक वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं तो उससे हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। अब इसमें जैसे फॉल्स लिख रखा है, कुछ इसको ट्रू मान लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा होता है क्योंकि उस समय हमारे जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है माइंड पे कि हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ना है, तभी हमें उसका आंसर लगाना है, ठीक है। क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? देखो, रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन, विजुअल रिकॉग्निशन, नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट, मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट with not cash flow to manage and no risk of theft। क्या बोला है? देखो, अगर आप इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो तो इनमें से आपको पता लग रहा होगा कि नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट, ये तो सही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स के थ्रू हमें ये खतरा नहीं रहता कि हम कोई गलत पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो सी तो हमारी सही है, मतलब ये ट्रू है ना कि फॉल्स है, ठीक है। मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पर्स का यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कैश मैनेज करने की जरूरत नहीं होती और ना ही चोरी होने का डर रहता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन देखो, इलेक्ट्रॉनिक पर्स में क्या विजुअल रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है कि हमें मतलब विजुअली रिकॉग्नाइज करना पड़ता है वो चीज, ठीक है। नहीं, ये हमारी क्या हो गई? फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन। क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स का जब भी हम यूज करते हैं तो क्या हमें बार बार पैटर्न को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो ए और बी हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आ गया? थर्ड, ठीक है। इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंस द स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है पहले। तो इसको कंप्यूट करने के हमें स्टेप्स कुछ दे रखे हैं ए से ई तक, इन्हें हमें सीक्वेंस में लगाना है। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फाइंड आउट द रीजनेबल। सबसे पहले हम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे प्रॉपर्टी का, ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। भाई देखो, अगर आप सारे ऑप्शंस में देखो तो सी सबसे पहले किस में है? 1 में ही है, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी हम और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। सी, फिर उसके बाद आ जाएगा ए, कि एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद जो एक्चुअली हमें रेंट रिसीव हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे हम विदाउट इंक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट, ठीक है। कि मतलब उसमें अनरियलाइज रेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी, बिफोर डिडक्टिंग मतलब हमें जैसे क्या होता है कि जब हम हाउस को रेंट पे देते हैं तो कुछ टाइम के लिए अगर घर खाली है उसकी वजह से जो हमें लॉस हो रहा है तो उससे हमें डिडक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेक्टेड रेंट के बाद एक्चुअल रेंट निकाला तो सी के बाद ए आ गया, फिर आ गया डी, कि अब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में से जो भी हायर अमाउंट होगी, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए के बाद क्या आ गया? डी, फिर आ गया बी। अब देखो क्या है कि जब हमने हायर अमाउंट निकाल ली तो उसमें से नहीं, पहले हमें क्या निकालना होगा कि जैसे घर अगर कुछ टाइम के लिए खाली रहा है तो उसका क्या लॉस आया है, ठीक है। लॉस तो हुआ होगा कुछ,
तो हमें वो फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद फिर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे कि उस हायर अमाउंट में से हम लॉस को माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर बी, फिर ई। ठीक है, तो CADBE, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लिक्विडेटर आफ्टर रियलाइजिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स अमंग बिलो मेंशन्ड क्लेमेट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या बोला है कि जब भी देखो कंपनी की वाइंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो उस टाइम पे लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर क्या करता है कि कंपनी की जितनी लाइबिलिटीज होती हैं, जितनी असेट्स होती हैं, उन सबकी सेटलमेंट करता है। ठीक है, कि उस कंपनी के पास जितनी भी असेट्स हैं उन सबको बेच के वो किस किस सीक्वेंस में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो हमें ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, सीक्वेंस में लगाना है। देखो सबसे पहले वो लीगल चार्जेस पे करेगा। ठीक है, लीगल चार्जेस जो भी होंगे पे करेगा। उसके बाद वो अपना रेमुनरेशन निकालेगा। फिर उसके बाद जो वर्कमैन ड्यूज रह रहे हैं या सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो भी क्लेम है उन्हें देगा। ठीक है, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर आते हैं, फिर आ जाएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर या फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, और लास्ट में कौन आते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद हमारे कौन आते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में जो ये सीक्वेंस दे रखा है, ये हमें करेक्ट दे रखा है कि इसी सीक्वेंस में वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट करेगा। तो ABCDE, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3rd। ठीक है, इसका आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर। बिजनेस मैनेजमेंट में देखो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे कि FW टेलर के प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरी के बेस पे प्रिंसिपल दिए हैं। उसके क्या फीचर्स होते हैं, देखो फ्लेक्सिबल होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, बहुत जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होते। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, वो प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होते हैं। प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिलेटिव होते हैं ना कि एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं है कि रिलेटिव का मतलब है कि एब्सोल्यूट होता है कि एक वैल्यू पे डिपेंड, और रिलेटिव होता है कि जब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन सिचुएशन, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं कि जिस तरीके की सिचुएशन होगी हम वैसा प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। तो ABCD ये चारों ही क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ हमें पर्सनालिटी डायमेंशन दे रखी है और उसके सामने हमें इंडिविजुअल ट्रेड्स दे रखे हैं, अब उन्हें बताना है। देखो एक्सट्रोवर्जन, कुछ आपने लोग देखे होंगे एक्सट्रोवर्जन होता है। एक्सट्रोवर्जन का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने से मतलब रखते हैं, वो बाहर की दुनिया से भी मतलब रखते हैं। ठीक है, कि मतलब क्या चल रहा है बाहर, सबसे मिलजुल के रहते हैं, इनका बहुत फ्रेंडली नेचर होता है, वो होता है एक्सट्रोवर्जन पीपल। तो एक्सट्रोवर्जन कौन हो गए, टॉकेटिव, असर्टिव, सोशेबल एंड आउटगोइंग। ठीक है, तो ए को आप 2 से मिला दीजिए। ए को अगर आप 2 से मिलाओगे तो सिर्फ 1 और 2 ऑप्शन है जिसमें ए 2 से मिल रहा है। ठीक है, बी को 4 से, कॉन्शियसनेस बी को 4 से मिलाओगे कि कंसाइटनेस तरीके के लोग कौन से होते हैं, जो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल एंड परसिस्टेंट। ठीक है, तो आपने बी को 4 से मिला दिया। अब देखो काल्म, हैप्पी एंड सिक्योर, ये कौन से टाइप के डायमेंशंस की ट्रेट्स हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी। देखो अगर आप इमोशनल स्टेबल हो तो आप काल्म रहोगे। ठीक है, स्टेबल का मतलब काल्म रहना, हैप्पी, सिक्योर। ठीक है, फिर आ जाता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना बहुत पसंद होता है, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं, इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेटिव एंड आर्टिफिशिकली सेंसिटिव। ठीक है, तो डी को आपने 3 से मिला दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। ए को 2 से, बी को 4 से, सी को 1 से, डी को 3 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट। आपने बिजनेस स्टैट्स में पढ़ा होगा कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। काई स्क्वायर टेस्ट एक हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है,
अब हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इन स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बोल रही है। मैंने आपको बताया कि काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक होता है, ना कि पैरामेट्रिक। और इसमें डी स्टेटमेंट दे रखी है कि काई स्क्वायर टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो डी जिस भी ऑप्शन में आ रहा है ना वो एलिमिनेट कर दो। देखो फर्स्ट में आ रहा है डी और फोर्थ में आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड बचा। देखो अब हम पढ़ लेते हैं। द ओनली पैरामीटर ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इट्स नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सही बोला है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होता है वो कौन सा होता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हम निकालते हैं। ठीक है। और बी ऑप्शन क्या बोला है, द नल हाइपोथेसिस इन गिवन काई स्क्वायर टेस्ट इज रिजेक्टेड व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्सीड्स इट्स क्रिटिकल वैल्यू। बिल्कुल सही बोला है। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसके रिगार्डिंग कराया था कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर हमारी क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो बी भी बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है, तो ए और बी तो आएगा ही आएगा। अब देखो ए और बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड में, और उसके साथ सी भी। द रिजेक्शन रीजन इन अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लाइज ओनली इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला है कि जो रिजेक्शन रीजन होता है, देखो काई स्क्वायर टेस्ट में ना काफी सारी चीजें निकलती हैं, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, इसके अलावा भी 2-3 चीजें होती हैं। ठीक है, कि उसमें बोला है कि जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में रिजेक्शन रीजन होता है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के राइट टेल में ही अलाई होता है। ये भी ठीक है, एबीसी। डी तो कैंसिल हो ही गया। एट अल्फा, देखो अगर हमें अल्फा, अल्फा क्या होता है हमारा, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि 0.05 एंड वी अगर वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो जो क्रिटिकल वैल्यू होगी काई स्क्वायर, काई स्क्वायर का ही सिंबल होता है। ठीक है, कि जो क्रिटिकल वैल्यू होगी काई स्क्वायर की वो हमारी जेड वैल्यू के इक्वल होगी, सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे नहीं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो ई भी कैंसिल हो गई। तो सिर्फ इसका आंसर क्या बना, थर्ड। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑफ डोमेस्टिक फर्म एमिड कोविड-19 पैंडेमिक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद इंडिया इज अलाउड थ्रू। देखो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब फॉरेन में जाके हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टू टेक कंट्रोल एंड टू टेक ऑनरशिप, राइट। अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में आगे इन्वेस्ट कर रही है टू टेक ऑनरशिप, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या बोला है कि कोविड-19 के टाइम पे आपको पता है बहुत सारे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो कोविड-19 के टाइम पे डोमेस्टिक फर्म का टेक ओवर रोकने के लिए जो भी एफडीआई आ रही थी कंट्रीज से, कौन सी कंट्रीज से, जिससे इंडिया का बॉर्डर शेयर हो रहा है, मतलब जो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर से टच पे हैं, उन कंट्रीज से मतलब टेक ओवर बचाने के लिए एफडीआई को कौन से रूट के थ्रू अलाउ किया था, ऑब्वियसली गवर्नमेंट रूट के थ्रू। क्योंकि गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और टेक ओवर को प्रिवेंट करने का जो सही तरीका है वो है गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इज इन द होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट इज मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ द नेट असेट एक्वायर्ड, द डिफरेंस रिप्रेजेंट। क्या बोला है कि होल्डिंग कंपनी, आपको पता है होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी वो होती है कि जिसने किसी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं। और सब्सिडरी कंपनी वो होती है कि जिस के शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि होल्डिंग कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है उसमें एक बुक एंट्री है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी।
अगर वो हमारी बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट, मतलब जितनी भी असेट्स हमने एक्वायर करी हैं उससे ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा? देखो ये तो आपको पता है, या तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व होगा या गुडविल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हमारी नेट असेट से ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? गुडविल। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट नेट असेट से कम होती तो वो डिफरेंस हमारा क्या कहलाता? कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नेट असेट से ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा? गुडविल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? क्या बोल रखा है कि हमें यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। देखो सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर इंक्लूड होता है? नहीं, IMF एक अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। तो बी जिसमें भी आ रहा है वो आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखो फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? एलिमिनेट हो गए, सिर्फ ये बचे ADE। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, तो ये भी नहीं आएगा। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जिसे मीगा बोलते हैं, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, ये भी एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। तो ADE, सिर्फ आंसर करेक्ट क्या हुआ? फोर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। देखो अगर आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आप इनमें से या तो नेगेटिव स्टेटमेंट निकाल लो या पॉजिटिव निकाल लो। अब मैंने बोला कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, या तो आप वो इंस्टीट्यूशन निकाल लो या फिर वो निकाल लो कि जो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। जैसे बी और सी नहीं थे तो बी और सी जिसमें भी आ रहा है वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। आपका ही आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 100% सही होगा, ठीक है, और इससे आपका टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स दैट मार्क एन ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं। देखो अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट, बिल्कुल। फ्रिक्शन इन इंटरनेशनल मार्केट, बिल्कुल। मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइजेस, बिल्कुल। अनइक्वल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी चारों की चारों हमारी क्या है? ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम्स है। तो ABCD, इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि इन सिक्योरिटाइजेशन व्हेन नो असेट्स आर एक्वायर्ड एंड द कोलेटरल इज फिक्स्ड फॉर द लाइफ ऑफ द असेट। सिक्योरिटाइजेशन में जब कोई भी असेट्स एक्वायर्ड नहीं की गई, भाई देखो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक पूल बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट असेट्स का हम एक पूल बना लेते हैं और उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन में जब हमने कोई असेट्स ही एक्वायर्ड नहीं करी और जो हमने कोलेट्रल फिक्स्ड कर दिया वो लाइफ ऑफ द असेट की कर दिए, तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? रिवॉल्विंग, अमोर्टाइज्ड, कोलेट्रलाइज्ड या सेल्फ लिक्विडेटिंग। देखो अगर हमने कोई असेट एक्वायर्ड नहीं करी और कोलेट्रल हमने फिक्स्ड कर दी फॉर द लाइफ ऑफ द असेट, तो ये टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा कहलाता है? सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि दो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। देखो IRR कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक है, ये IRR है ना, नॉन कन्वेंशनल वाली। इसमें क्या बोल रखा है कि जो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये हमारा री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन पे बेस्ड है, बिल्कुल। कि जो हम IRR निकालते हैं हम क्या सोचते हैं कि ये वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जिसको हम दोबारा इसी रेट पे इन्वेस्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो ये री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन पे बेस्ड है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन NPV। NPV मतलब नेट प्रोजेक्ट वैल्यू, ठीक है। क्या बोला है कि क्या वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल NPV में एप्लीकेबल नहीं होता? तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। क्यों गलत है? देखो NPV एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रिंसिपल तो ऐड होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, सॉरी थर्ड। इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस कैन नॉट यूज ITR 4। हमें इनमें से कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से पर्संस हैं जो ITR 4 को यूज नहीं कर सकते। देखो हु इज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, हु हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, हु हैज एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो
ITR 4 मेन किसके लिए होता है? फर्म अदर देन LLP, ठीक है, इनके लिए ITR 4 होता है। और हु हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी है वो ITR 4 को यूज कर सकता है। लेकिन जो कंपनी का डायरेक्टर है या फिर जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में पैसा लगा रखा है या फिर कोई भी असेट जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, वो ITR 4 को यूज नहीं कर सकता। तो ABC, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि इन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन QAKL इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स व्हेन। क्या बोला है? देखो यहाँ पे K क्या हो गया? K हो गया हमारा कैपिटल, L हो गया हमारी लेबर, ठीक है। हमसे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का पूछा है कि इनमें से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब अकर होगा, ठीक है। देखो KLA और ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्शन फंक्शन। K का कांस्टेंट A, L का L की पावर B, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होता है? जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे और वो 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। और A प्लस B अगर हमारा 1 से कम है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। और A प्लस B अगर हमारा 1 के इक्वल है तो वो हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होगा? जब A प्लस B 1 से ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। देखो हमने आज की क्लास में 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी जरूर प्रेस करें। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी इशू है या कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल सॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विद कंसिस्टेंसी के नाम से है। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू गाइज।